Hello children, I hope you all are good. So today once again I am here with a new topic, livelihoods. Livelihood means occupation, the source of earning. हम अपने जीवन कैसे चला रहे हैं. सो बेटा इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी लाइवलीहुड जो है वो किन किन ऑक्यूपेशन पे किन किन सोर्स पे डिपेंड करती है. इट इज़ अ टूल टू अर्न द मनी टू लुक आफ्टर वन सेल्फ, अपनी फैमिली को देखना, अपने जीवन को चलाने के लिए. जैसे हम कहते हैं जीविका अर्जन, जीवन कैसे चलाना है, तो जो जो सोर्स उसमें लगते हैं उसे हम लाइवलीहुड कहते हैं. तो वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन दीज डेज प्रिवेलिंग इन द मार्केट. इन सारे ऑक्यूपेशन को, इन सारे कामों को बेटा हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है. नंबर 1 द प्राइमरी, देन आफ्टर दैट सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड द थर्ड इज टर्चरी एक्टिविटी. तो ये 3 ऑक्यूपेशन में हमने इतने सारे काम को डिवाइड कर दिया. प्राइमरी ऑक्यूपेशन में हमारा क्या आता है, एग्रीकल्चर, इसलिए हम इसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी कहते हैं. या फिर आपका आ गया माइनिंग या पिस्सीकल्चर यानी कि फ़िश को पालना, या आपका हंटिंग हो गया, या आपका सेरिकल्चर पोल्ट्री फार्मिंग. ये सारे जो होते हैं ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन होते हैं, बेसिक रिलेटेड टू द आपका फार्मिंग सेक्टर. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होता है, जिसमें हम रॉ मटेरियल लेते हैं प्राइमरी सेक्टर से, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, नेचुरल गुड को प्रोसेस करके किसी दूसरी चीज़ में उसे ट्रांसफ़र करते हैं जो हमारे यूटिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे आपने लेदर ले लिया, लेदर क्या है, आपका प्राइमरी रॉ मटेरियल है. अब लेदर से अगर मैंने लेदर बैग बना लिए या बूट्स बना लिए तो वो क्या है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमें इंडस्ट्रीज़ की मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर सकें टू मेक द अदर फॉर्म ऑफ गुड्स, है ना. कॉटन लिया, कॉटन के कुर्ते बना लिए, तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया. थर्ड हमारा आता है टर्चरी सेक्टर या टर्चरी ऑक्यूपेशन. इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करने वाले बेटा, लेकिन हम इसमें वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और आपकी अदर लाइफ जो है बहुत अच्छे से आगे बढ़ती है. जैसे बैंकिंग हो गया आपका, मैं पढ़ा रही हूँ, टीचिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारा क्या है आपका आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, ये सारा का सारा टर्चरी सेक्टर है, क्योंकि ये आपको सर्विस दे रहा है बेटा. अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है तो वो टर्चरी ऑक्यूपेशन नहीं है, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में जाएगा. क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, आपके ट्रैक्टर, बस, स्कूटी, साइकिल, ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडस्ट्री में. लेकिन अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन कहूँ, कम्युनिकेशन कहूँ, तो वो आपका रोडवेज जो मैं बना रही हूँ, हाईवेज जो बना रही हूँ, वो आपकी सर्विसेज हैं, टर्चरी ऑक्यूपेशन में आएगा. तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हो गई. अब देखते हैं गांव में लोग बेसिकली किस लाइवलीहुड पे डिपेंड करते हैं. अराउंड 5 लाख विलेजेस आर देयर इन इंडिया. और रूरल लाइवलीहुड का जो चीफ सोर्स है ना, अगर आप देखोगे गांव की बात आते ही हमें क्या याद आता है, अरे खेती कर रहे होंगे, तो फार्मिंग. फार्मिंग जो है उनका मेन ऑक्यूपेशन है. उसके बाद ही वो सेकेंडरी या टर्चरी ऑक्यूपेशन पे जाते हैं. जितने भी आपको विलेजर्स मिलेंगे गांव में, मतलब पूरा उनकी ज़मीनें हैं, खेती बाड़ी वो उस पर कर रहे हैं, एनिमल हर्डिंग भी कर रहे हैं, फिर अपने प्रोडक्ट को वो मार्केट में जाके बेचते भी हैं, और सम टाइम इंडस्ट्रीज़ में भी बेचते हैं कि भैया उससे उनका जो है प्रोसेस होकर अलग चीज़ बन जाए. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गांव में मेन ऑक्यूपेशन जो है फार्मिंग है. अपार्ट फ्रॉम डैट स्मॉल स्केल जो काम होते हैं ना, इंडस्ट्रीज़ आप कह लो या कॉटेज इंडस्ट्रीज, वो भी गांव में होती है. जैसे आपके शॉपकीपर्स हो गए, वीवर, कारपेंटर, आयरन स्मिथ, ये क्या है, आप ये इवन अचार बनाना है ना, तो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री और छोटे छोटे काम जो है गाँव में होते हैं. क्या गांव में डॉक्टर नहीं होते, होते हैं. तो थोड़ी थोड़ी टर्चरी सेक्टर भी यहाँ पे हैं, डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, स्कूल्स भी हैं, तो टीचर्स भी हैं, तो टर्चरी सेक्टर का काम भी होता है. तो कहने का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी तीनों ही ऑक्यूपेशन होते हैं, बट बेसिक जो है दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़. अच्छा, इन द विलेजेस आर नॉट वेल क्वालिफाइड एंड मैनी ऑफ देम आर क्वैक्स. जब ये वर्ड आता है ना तो हमें बड़ा अच्छा वो लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं. इसका मतलब ये होता है, गांव में कई बार हम ये देखते हैं कि वेल क्वालिफाइड ना डॉक्टर्स मिलते हैं ना टीचर्स मिलते हैं, तो हम कहते हैं क्वैक्स है, बिल्कुल ब्लैंक. तो हमें क्या करना है,
If you wish, you can include the landless farmers under the tertiary farmer because they give them the services to the land owners. तो कहने का मतलब ये है कि बेशक वो वेल क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी वो अपनी सर्विसेज तो आपको दे रहे हैं और आप उनके पास जा रहे हैं. इवन जो लैंडलेस फार्मर होते हैं ना, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, वो दूसरे के खेतों में काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना, बट उसकी जगह वो पैसे भी ले रहे हैं ना. तो वहाँ पर क्योंकि वो दूसरे के खेतों में काम कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें टर्चरी फार्मर कहेंगे, प्राइमरी फार्मर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपने खेतों में नहीं काम कर रहे, वो दूसरे के खेतों में कर रहे हैं. तो क्या कह रहे हैं, दूसरों को सर्विसेज दे रहे हैं. तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपको टर्चरी फार्मर कहना है लैंडलेस लेबर को. So there are not many employment opportunities available in the villages. तो इसलिए क्या होता है, बेसिकली अगर आप देखोगे ना, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो भी अर्बन एरियाज में डेवलप्ड हैं. सो मैनी पीपल फ्रॉम द विलेज दीज डे माइग्रेटेड टू द सिटीज़. क्यों आ रहे हैं शहरों में, रोज़गार की तलाश में, नौकरी की तलाश में. The villages have shown signs of prosperity with the time. बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर हो रहा है, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है. फिर भी बहुत सारे गांव वाले आज हमें दिखते हैं कि बहुत गरीब हैं, बहुत कर्जे के जाल में फंसे हुए हैं, अपनी लाइफ को बहुत मुश्किल से चला पा रहे हैं. क्यों ऐसा होता है, क्या वो स्किल नहीं है डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में? बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से वो माइग्रेट हो रहे हैं. अब हम देखते हैं कि क्यों माइग्रेट हो रहे हैं. भाई जो लगता है ना शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होंगी, वो जो फैसिलिटीज़ हमें दिखती है उसकी वजह से हम गाँव को छोड़ना चाहते हैं. लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल विलेजर्स टू गो टू द टाउन्स. वो वहाँ नहीं जा सकते, हर एक के पास उतना स्किल नहीं है, उतना फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है कि शहर में जाके सेटल हो जाएं और सस्टेन कर पाएँ. तो मोस्ट ऑफ द विलेजर्स नाउ सस्टेनिंग द लाइफ इन द विलेज ओनली. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि गांव का जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है. अब बात करते हैं गांव में फार्मर्स किस टाइप के होते हैं. द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर आर कॉल्ड फार्मर्स एंड वी कैन डिवाइड द फार्मर्स इनटू 3 कैटेगरी: लार्ज फार्मर्स, मिडल फार्मर्स एंड लैंडलेस फार्मर. अब इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज के बहुत बड़े बड़े हाइट में हो गए, नहीं. लार्ज फार्मर्स का मतलब होता है बेटा जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड हो, ठीक है, जिन्हें खुद काम करने की ज़रूरत नहीं है अपने फील्ड पे. वो बहुत सारे लैंडलेस फार्मर्स को एम्प्लॉय करते हैं अपने फार्म पे काम करने के लिए. साइंटिफिक जो मशीनरी है उसको यूज़ करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, थ्रेशर मशीन्स हैं उनके पास, मतलब न्यू इक्विपमेंट, न्यू टूल्स उनके पास होते हैं. तो वो अपने इतने लार्ज फॉर्म पे काम करवाने के लिए हायर भी कर रहे हैं और फिर जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोडक्शन आ रही है, उसको वो मार्केट में कमर्शियल पर्पस के लिए सेल भी कर रहे हैं. तो इस तरीके से क्या होता है कि वो लार्ज फार्मर बन जाते हैं और उनकी इनकम भी ज़्यादा आती है, तो वो बहुत अमीर आदमी भी बन जाते हैं. मिडल फार्मर क्या होते हैं, जिनके पास जो है बहुत बड़ी तो लैंड होल्डिंग नहीं होती, बट दे आर हैविंग सम टाइप्स ऑफ लैंड. He works on his farm with his family, but it is very difficult for him to manage the scientific machinery. अब छोटे ज़मीनें हैं तो उस पर आप बड़ी बड़ी मशीन, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स तो नहीं लगा सकते. तो वो मैनेज करता है कि भाई अपने खेतों में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके अच्छा आउटपुट जो है निकाला जा सके, जिससे उसका अच्छा मार्केट बेस जो बन सके और अलग काम हो सके. अपार्ट फ्रॉम डैट सम टाइम एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए वो एक्स्ट्रा काम भी करना शुरू कर देते हैं, जैसे रोप बना लिया, बास्केट बना ली, है ना, या आपका जो है पिकल बना लिया. इस तरीके के अलग अलग काम भी करता है ताकि उसकी एक्स्ट्रा इनकम भी हो सके. या मिल्क है, मिल्क को बेच लिया, तो ही सेल्स अ पार्ट ऑफ मिल्क टू सप्लीमेंट हिज इनकम. कहने का मतलब यह है अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की ये कोशिश करते हैं. एट प्रेजेंट अगर हम देखें, दे आर वरीड बिकॉज दे विल हैव नॉट बी एबल टू अर्न द लिविंग फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़. तो आपको एक स्टोरी भी दी हुई है कि भाई एक गांव में किसान है और उसके पास जो है नहीं है, तो वो नहीं मैनेज कर पा रहा है. तो क्या होता है, ही इज़ थिंकिंग दैट ही कैन गिव हिज लैंड टू सम अदर फार्मर ऑन प्रोड्यूस शेयर और सेल इट ऑल टुगेदर, और वो कहीं और शिफ्ट हो जाए. तो कहने का मतलब यह है कि मिडल फार्मर हमेशा कोशिश करता है कि उसका सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं से बढ़ता रहे. और कई बार ऐसा होता है कि उसे अपनी ज़मीन
दूसरे को बेचनी पड़ती है कि भैया मुझे कुछ और दे दे, मतलब आप कल्टीवेशन आप करो, पैसा मुझे दे दो और मैं कुछ और काम कर लूँ। तो ऐसी भी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं इनके सामने। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड टाइप्स ऑफ फार्मर, दैट इज द लैंडलेस फार्मर्स। लैंडलेस फार्मर, एज द नेम सजेस्ट, दे डोंट हैव द लैंड होल्डिंग्स ऑफ देयर ओन। अब बेटा उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, तो दे आर डिपेंडिंग ऑन द लार्ज फार्मर, के जो बड़े बड़े किसान हैं ना, वो अपनी ज़मीन पे काम कराने के लिए इन्हें हायर करेंगे। सो डेली वेज पे ये डिपेंड करते हैं, जो उन्हें डेली मजदूरी मिलती है। कई बार क्या होता है, जो मिडल फार्मर होते हैं ये अपना खेत उन्हें दे देते हैं कि भाई आप इस पर कल्टीवेशन करो और जो प्रोड्यूस शेयरिंग होगा वो मुझे थोड़ा सा दे देना, तो ऐसे भी इन्हें ज़मीनें मिल जाती हैं। बट ओवरऑल दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द अदर फार्मर्स फॉर देयर इनकम। अब we can classify the farmers not only into the large, middle or landless farmer but also the active farmers and dormant farmers. Active farmers क्या होते हैं बेटा? They are those who work on the field themselves and they can take the help of their family members. और आप ये कह सकते हो कि भाई मेरी ज़मीन है, मेरे घर के सारे मेंबर्स ने मिलकर इस पर खेती बाड़ी की, या थोड़े से लेबर्स भी मैंने हायर कर लिए फार्मिंग के लिए, तो ये होते हैं एक्टिव फार्मर्स। और जो डॉर्मेंट फार्मर्स होते हैं, दोज हु लिव अवे इन द टाउन, जैसे हम आप हो गए, हम शहरों में अगर रह रहे हैं तो हमारी जो ज़मीनें गाँव में पड़ी हुई हैं उनको क्या होगा, उनसे हमें खेती करानी है ना, तो हम क्या करते हैं, उसे प्रोड्यूस शेयरिंग अरेंजमेंट या एग्रीमेंट के तहत गांव में ही किसी व्यक्ति को दे देते हैं कि भाई आप हमारे खेतों को जोतते रहिए, कल्टीवेशन करते रहिए, ताकि हमारी ज़मीन जो है बची रहे। तो इससे क्या होता है, भाई मैं तो दूर रह रही हूँ लेकिन मेरे जो गाँव की ज़मीनें हैं उन पे खेती बाड़ी हो रही है, while they themselves are engaged in some service और business in the town। क्योंकि जो ये शहरों में रह रहे हैं ना बेटा, वो तो अपने आप में कोई और दूसरी नौकरी कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब इससे उनकी ज़मीनें भी बची रहती हैं, प्लस जो है इनको कोई ना कोई प्रोड्यूस शेयर मिलता रहता है। तो ऐसे फार्मर जो कि शहरों में रह रहे हैं पर काम किसी और से करा रहे हैं, दैट इज़ डॉर्मेंट फार्मर। अब बात करते हैं डेब्ट्स एंड सुसाइड्स की। ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डिबेटिंग टॉपिक बन चुका है, क्योंकि पॉवर्टी जो है एक ग्रेट प्रॉब्लम बन चुकी है बेटा विलेजेस में। लेस देन 20% अगर आप देखोगे, फार्मर्स फैमिली कैन बी कॉल्ड द लार्ज फैमिली। 40% मिडल फार्मर फैमिलीज हैं और बाकी आपकी देखा जाए ना तो लैंडलेस वर्कर्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि किसानों तक सारी फैसिलिटीज़ पहुंच नहीं रही हैं, मॉनसून फेल हो रहा है, रेन प्रॉपर आ नहीं है, लीडिंग टू द क्रॉप फेलियर। और क्या होता है, क्रॉप अच्छी हुई नहीं तो पॉवर्टी हो जाती है। डिवीज़न हो रहा है लैंड होल्डिंग्स का कि भाई एक ज़मीन का टुकड़ा है, वो बच्चों में, डॉटर्स में बढ़ता जा रहा है, तो लैंड होल्डिंग स्मॉल होती जा रही है, जिससे आउटपुट क्या होगा, वो बहुत कम निकलेगा, प्रोडक्टिव नहीं रह जाती है लैंड। एम्प्लॉयमेंट की कमी है रूरल एरियाज़ में। इन सब कारणों से क्या होता है कि जो किसान है वो डे बाय डे डेप्ट लेना शुरू कर देता है, यानी कि उधार लेना शुरू कर देता है। कई बार मनी लैंडर से ले लेता है उधार, और जब वो पहला उधार नहीं चुका पाता तो सेकंड डेप्ट ले लेता है एडिशनल। इस तरीके से वो डेप्ट ट्रैप हो जाता है, यानी कि कर्जे के जाल में फंसता जाता है। तो बेटा होता क्या है, वो इतना डेप्ट ले लेते हैं ना सम टाइम मनी लैंडर से, बैंकर से, कि दे आर अनेबल टू रीपे द लोन। और सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो फिर अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नाउ गवर्नमेंट हैज़ टेकन द मैनी स्टेप्स लाइक गिविंग लोन्स टू द फार्मर ऑन ईजी टर्म्स, क्योंकि स्टेप्स तो उठाने पड़ेंगे बेटा। किसान हमारे अन्नदाता हैं, अगर हम उन्हीं को नहीं प्रोटेक्ट कर पाए तो बेकार है फिर डेवलपमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट सोच रही है कि कितना हम उन्हें फैसिलिटीज़ दे पाएँ कि वो इतनी पेनफुल सिचुएशन में ना पहुँचे। सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, इस तरीके की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है, बट ऑल फार्मर्स कुड नॉट बी बेनिफिटेड ड्यू टू इट। क्योंकि देखो हर एक की अपनी एक कंडीशन है, रिकवरी डेप्थ से करना बहुत मुश्किल है, होपलेस हो जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी जिससे फार्मर्स को डायरेक्ट जो है मिलता रहे बेनिफिट। ओनली यू कैन से अ cowardly person can ever think of suicide. Brave people struggle and win, they never commit the suicide. ये आपको क्यों दिया बेटा हमने, हालांकि आपको बता तो दिया कि इतनी पेनफुल सिचुएशन में वो इस तरीके का डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि सुसाइड वर्ड लाइफ में आना ही नहीं चाहिए।
ये जो हिम्मत छोड़ देते हैं ना, लाइफ के सिचुएशन को फेस नहीं करते, प्रॉब्लम को फेस करो, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, और ऐसे ही लोग ब्रेव कहलाते हैं। और ऐसे लोग लाइफ में कभी सुसाइड कमिट नहीं करते, क्योंकि भगवान ने आपको ये लाइफ बहुत प्यारी लाइफ दी है बेटा, इसको एंजॉय करो, प्रॉब्लम्स को समझो और उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। सुसाइड नॉट इज़ द सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम अर्बन लाइवलीहुड्स की। शहरों में आते हैं तो बेटा थिकली पॉपुलेटेड होते हैं शहर, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, विलेज से ज़्यादा कंजस्टेड होती है, और यहाँ पे ऑक्यूपेशन भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। यहाँ पे आप अगर कहो कि एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है तो ऐसा नहीं है। देखो इंडिया में 5000 तो आपको टाउन्स मिल जाएंगे, और उससे ज़्यादा शहर, बड़े बड़े लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी आपको मिल जाएंगी विद लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। और दिल्ली की पॉपुलेशन, कोलकाता की, मुंबई की तो 1 करोड़ पहुंच चुकी है, while there are about 2 dozen cities in which population exceed 2 million also. So towns में, शहरों में, क्योंकि बेटा इतनी डेंस पॉपुलेशन है, डिफरेंट सिचुएशन होती है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन होते हैं। तो बेसिकली ये लोग जो हैं सेकेंडरी और टर्चरी इन ऑक्यूपेशंस में इंगेज होते हैं। कुछ ही होते हैं जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन के, भाई डेयरी ओनर हैं, दूध सेल कर रहे हैं, या वेजिटेबल ग्रोसर्स हैं, या फ्रूट ग्रोवर्स हैं, ऐसे आपको बहुत कम, थोड़े से ही मिलेंगे शहरों में। बाकी सारे आपको इंडस्ट्री में काम करते हुए मिलेंगे, या फिर आपको टर्चरी सेक्टर में काम करते हुए मिलेंगे। लार्ज स्कोप ऑफ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है टाउन्स में, इसीलिए लोग माइग्रेट्स होते हैं कि मैं वहाँ जाके किसी फैक्ट्री में काम कर लूँगा, इंडस्ट्री में काम कर लूँगा। लार्ज नंबर ऑफ टाउन पीपल आर इंगेज इन टर्चरी ऑक्यूपेशन ऑल्सो, लाइक ड्राइवर है, मिल वर्कर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, वेंडर्स हैं। So n number of people working in tertiary occupation. So these people who sell their services to the market, not they are going to produce any production. In addition, a lot of people are salaried employed also in factory, industry, bank, government, private offices. इनको क्या होता है, महीने के एंड में या स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है फिक्स। So the people in tertiary occupation we can divide into 3 category. एक होते हैं बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरे होते हैं सैलरीड, और तीसरे होते हैं वेज अर्नर। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो आपके बिजनेसमैन होते हैं ना, जो अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, अपना ही पैसा लगाते हैं, फिर उससे बिजनेस चला के उनको प्रॉफिट या लॉस जो है वो खुद ही शेयर करते हैं। तो एक तरीके से वो एक्सपर्टाइज हैं अपने उस परफेक्ट काम में, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, यानी कि बिजनेसमैन हो गए आपके। या किसी डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल दिया, या बार्बर शॉप हो गई, या कॉबलर शॉप हो गई, या लॉयर्स हो गए, टेलर्स हो गए, ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सैलरीड पर्सन वो होते हैं जो किसी फैक्ट्री में, किसी गवर्नमेंट जॉब पे, कहीं पे जाकर काम करते हैं, और मंथ एंड पर उनको उसका पेमेंट मिलता है, जैसे टेक्नीशियन है, सेल्समैन हैं, मैनेजर हैं, अकाउंटेंट्स हैं बैंक में, इस तरीके के। देन वेज अर्नर जो होते हैं वो डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली उन्होंने जितना काम किया है डे एंड पे उसका उन्हें पैसा मिल जाता है। तो वो हर दिन अगर उन्हें काम मिलेगा तो उसका उन्हें पैसा मिलेगा, जैसे आपके मैसन हो गए, मिस्त्री हो गए, कैजुअल लेबर्स हो गए, पेंटर्स, कारपेंटर्स एक्सेट्रा। तो ये आपके डेली वेज अर्नर हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर इनटू सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड एंड वेज अर्नर इज नॉट very definite, because a person can be self-employed at one time and salaried at the other time also. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो ये 3 क्लासिफिकेशन किया है ये परफेक्ट है। कई बार क्या होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो साथ भाई शायद कुछ काम और भी कर रहा होता है दूसरे के यहाँ, तो वो सैलरीड एम्प्लॉयड भी होता है। तो इसलिए द पर्सन कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड और द सैलरीड एम्प्लॉयड और द वेज अर्नर ऑल्सो। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन ऑक्यूपेशन, इन दोनों में रिलेशन क्या है बेटा? हमने आपको बताया था देयर आर द लिटिल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द विलेजेस। लोग जो हैं शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। इवन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी शहरों में लोकेट हो रही हैं, गांव में लोकेट हो ही नहीं रही हैं। तो विलेज क्या करेगा, विलेजर दे हैड टू लुक आफ्टर टू द टाउन्स, भाई चलो शहर, और वहाँ जाके कुछ रोजगार अपना ढूंढते हैं, काम ढूंढते हैं। अब क्या होता है, अदर पर्पस से भी लोग शहरों में आते हैं फॉर ट्रीटमेंट, एजुकेशन, लीगल एडवाइस एक्सेट्रा, माइग्रेट तो हुए हैं वो। सो ड्यू टू वाइड स्प्रेड इलिटरेसी इन द विलेज ना, पीपल फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू गेट द प्रॉपर वर्क इन द विलेज।
और यही कारण होता है बेटा, कई बार वो ऐसे वैसे जॉब में भी लग जाते हैं। लाइक क्या होता है, फ्रूट वेंडर्स बन गए, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर बन गए, रिक्शा पुलर्स बन गए, क्योंकि वो एक्सपर्टाइज नहीं हो रहे किसी पर्टिकुलर काम में, वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं गेन कर पा रहे। मैनी ऑफ देम सेट अप द टेम्परेरी स्टॉल्स लगा लिए उन्होंने, खोखा लगा लिया, पान का खोखा लगा लिया या पकोड़े की रेडी लगा ली रोड साइड में अपनी लाइफ को अर्न करने के लिए। यू कैन सी इन द पिक्चर, देखो आपको साइकिल रिपेयर, आपको एक शॉप छोटी सी दिख रही होगी, फिर यहाँ पे आपका पान का खोखा आपको दिख रहा है, या स्कूल बैग मेकिंग खोखा है, इस तरीके का। तो अगर क्या होता है, उन्हें प्रॉपर जॉब नहीं मिलती तो इस तरीके का काम भी वो शुरू कर देते हैं टू सर्वाइव। सो माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू टाउन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। अगर ऐसे डे बाय डे सब गांव छोड़कर शहर आते रहेंगे तो शहरों पे प्रेशर बनेगा, अनहाइजीनिक हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्कूल सब कंजस्टेड, ओवर क्राउडेड हो जाएगा। ज़रूरत है गांव को भी डेवलप करने की, गांव में ही रोज़गार अपॉर्चुनिटीज़ देने की। तो ये माइग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सम बेसिक फैसिलिटीज़ और हायर एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट और टेली कम्युनिकेशन इन द रूरल एरिया, सो पीपल विल नॉट माइग्रेट टू द टाउन्स। तो ज़रूरत यही है कि रूरल एरियाज़ को भी प्रॉपर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जाए। This would realize with the dream of Gandhi ji who wanted to see the village as a self-sufficient unit. हमेशा कहते थे जब तक गांव मजबूत नहीं होगा ना तो शहर भी मजबूत नहीं हो सकते। So that's end for the chapter. I hope you understand. Let's do the quick revision. Now, first what we have learnt, the three types of occupation: primary, secondary and tertiary. Rural livelihood, compromise, primary occupation, और कुछ लोग secondary और tertiary में भी जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फार्मर हमने डिस्कस किए थे, लार्ज और मिडल एंड देन लैंडलेस फार्मर। फिर हमने इसके अलावा फार्मर्स को 2 और कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक्टिव जो खुद की अपनी ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और डॉर्मेंट जो शहरों में रह रहे हैं और दूसरे से काम करवा रहे हैं। बेटा फिर हमने डिस्कस किया था कि फार्मर दिस डेज फेसिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू विच दे आर गोइंग टू बी ट्रैप्ड इनटू द डेब्ट्स, और कर्जे से निकलना उनके लिए एक पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। आफ्टर डेट वी हैव डिस्कस अर्बन लाइवलीहुड जो है वो सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर पे डिपेंड करता है। बहुत कम लोग हैं जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे इंगेज हैं शहरों में। फिर हमने ये बात भी की थी जो टर्चरी ऑक्यूपेशन है वो डिवाइड करते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड पे, कि जो बिजनेसमैन है या सैलरी बेस्ड लोग हैं या फिर डेली वेज अर्नर हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था गांव से लोग शहर क्यों आ रहे हैं, ड्यू टू द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो देनी पड़ेगी हमें, अदरवाइज गांव अगर डेवलप नहीं हुए तो देश भी डेवलप नहीं हो सकता है। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। इट्स योर टर्न नाउ, डू द एक्सरसाइज केयरफुली।